सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ कौशल में। आज हम लोग फिजिक्स का जो लेक्चर करने जा रहे हैं उसका नाम है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, EMI। ठीक है, तो सबसे पहले आज का टॉपिक है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इस टॉपिक को बहुत डिटेल में अच्छे से सीखेंगे और न्यूमेरिकल्स भी इसमें हम लोग करेंगे। इसके बाद एक लेक्चर आएगा MCQ का। MCQ लेक्चर में हम लोग जितने भी MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे रेलवे हो चाहे बिहार के एग्जाम उसमें पूछे गए हैं उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का जो टॉपिक है इसमें आज पढ़ने जा रहे हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसको मैग्नेटिज्म को हम लोग हटा देते हैं क्योंकि मैग्नेटिज्म हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज केवल करंट और इलेक्ट्रिसिटी ही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं दो वर्ड यूज होता है, एक तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? स्थिर वैद्युतिकी, यानी कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी स्टैटिक चार्जेस। यानी कि जहाँ पर भी चार्जेस है, आवेश है, वो अगर रुके हुए हैं, स्टैटिक हैं, उनका अगर हम लोग अध्ययन करेंगे उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी यहाँ है, उसको बोलते हैं जब चार्जेज मोशन में आ जाते हैं, मूव करने लगते हैं। जैसे अगर चार्ज रुका हुआ है, आवेश अगर रुका हुआ है, आवेश स्थिर है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन आवेश अगर मूव कर रहा है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी। देखते हैं हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं वो क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है हम लोग मानते हैं कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, इसीलिए जो करंट का डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज के मूव करने की डायरेक्शन के इक्विवेलेंट होता है। तो इसी को समझते हैं। यह भौतिकी की वह शाखा है जिसमें स्थिर विद्युत आवेश, यानी कि विद्युत आवेश जो है वो स्थिर है, से जुड़ी परिघटनाओं और गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं। यानी कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी स्टैटिक चार्जेस, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी चार्जेज इन मोशन, यानी कि भौतिकी की वह शाखा जिसमें विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, सबसे पहले चार्ज को यानी कि आवेश को किसने खोजा था? तो सबसे पहले चार्ज को ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट का नाम था थेल्स 600 BC में, और ये ग्रीस के साइंटिस्ट थे। देखिए आप लोग मैथ्स में ही पढ़े होंगे थेल्स थ्योरम पढ़े होंगे मैथ्स में, मैथमेटिक्स में, जो 10th क्लास पढ़ते होंगे मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, कि एक ट्रायंगल है, उसमें यहाँ बीच से पैरेलल लाइन खींच दिए, ठीक है, ABC, तो ये DE, ठीक है, DE पैरेलल है आपका BC के, तो इसमें क्या होता था? AD/AB इक्वल टू AE/AC। ये सब पढ़े होंगे थेल्स थ्योरम वगैरह। तो थेल्स वही साइंटिस्ट है जिसने चार्ज को सबसे पहले ऑब्जर्व किया। ठीक है, चार्ज ऑब्जर्व कैसे करते हैं? देखिए आपको इसमें बहुत चीज़ है जो एग्जाम में पूछेगा जिसमें आप लोग फंस सकते हैं। जैसे एक एम्बर होता है, एम्बर को अगर आप वूल यानी कि ऊन से या सिल्क से रगड़ेंगे तो आपको क्या होगा? वो रगड़ने के बाद ये एम्बर जो है वो हल्की वस्तुओं को अट्रैक्ट करती है, या वूल वगैरह जो है वो हल्की वस्तुओं को अट्रैक्ट करती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा जब किसी दो चीज़ को रगड़ते हैं तो पॉजिटिव चार्ज किस में डेवलप होता है, नेगेटिव किस में होता है? इसका एक ट्रिक है, EAGR। E का मतलब हो गया इबोनाइट, A का मतलब हो गया एम्बर, G का मतलब हो गया ग्लास और R का मतलब हो गया रबड़। जब भी EAGR वर्ड आए, इबोनाइट, एम्बर, ग्लास और रबड़, इसमें हमेशा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ये टेक्निक है, ट्रिक है, याद कर लीजिए। तो इसको हम लोग ये कर देते हैं आपके लिए कि भाई ये चीज़ आपको याद करना है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए इस चीज़ को। ठीक है, बस ये चीज़ याद हो गया कि EAGR वर्ड जहाँ भी आएगा यानी कि वो क्या है? वो पॉजिटिव है। तो यहाँ देखिए एम्बर है यानी कि वो पॉजिटिव होगा, तो वूल और सिल्क जो है वो नेगेटिव हो जाएगा अपने आप। और जब भी देखिएगा कभी कभी एक एक्सपेरिमेंट दिखाता है नेशनल ज्योग्राफी वगैरह में कि रबड़ बैलून रहता है, रबड़ बैलून, ठीक है, बैलून को रगड़ देता है और रगड़ने के बाद बिल्ली जो होती है, कैट, बिल्ली के फर में सटा देता है, फर उसमें सटा देता है। तो बिल्ली के जो फर है, जो पंख है, क्या बोलते हैं उसका, रोआ, उसमें बैलून चिपक जाता है। अब बिल्ली परेशान हो जाती है एकदम, वो हटाने की कोशिश करते, हटती नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप बैलून को रगड़िएगा
और बिल्ली के फर में, तो देखिए वहाँ पे क्या है, देखिए फर में नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, अब समझिएगा ग्लास और सिल्क को जब रगड़ेंगे तो क्या होगा, ग्लास में पॉजिटिव आएगा, सिल्क में नेगेटिव आएगा, क्योंकि हम बता दिए ग्लास में पॉजिटिव आता है। आगे रबड़ या इबोनाइट को रगड़ेंगे फर से तो रबड़ में पॉजिटिव, रबड़ यानी कि बैलून समझ लिए, बैलून में पॉजिटिव आ जाएगा और फर में नेगेटिव आ जाएगा। यानी कि अब देखिए, अब इसी से चूंकि एम्बर जो है, एम्बर उसको रगड़ा था थेल्स ने, ठीक है, और उससे वो पॉजिटिव चार्ज हो गया और वो हल्की वस्तुओं को अट्रैक्ट करने लगा। तो ये बोला साला ये है क्या, ये पक्का कुछ ना कुछ चीज़ है जो हल्की वस्तुओं को अट्रैक्ट कर रही है। तो वो जब भी किसी चीज़ को रगड़ने से उसमें चार्जेस डेवलप होते हैं, इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि फ्रिक्शन यानी कि घर्षण से विद्युत पैदा हो रहा है। अब देखिए यहाँ समझिए इलेक्ट्रिसिटी एक ग्रीस शब्द है जिसका अर्थ है एम्बर से। एम्बर, ये वही एम्बर है जो पॉजिटिव चार्ज अपने आप को ग्रहण कर। ये एम्बर एक वस्तु है, एक चीज़ है। दो कांच में तो पॉजिटिव आता है, दो कांच की छड़ को रगड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को रिपल्स करेगा। यानी कि जब दो कांच को रगड़ा, एक ग्लास है दूसरा ग्लास है, दोनों को रगड़ दिया तो दोनों एक दूसरे को रिपल्स करा, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है। ठीक है, अब ये क्या देखें कि जबकि ऊन या रेशम को कांच की छड़ में रगड़ने पर वो आकर्षित करता है। क्यों, क्योंकि ऊन या रेशम में, सिल्क में नेगेटिव चार्ज होता है, कांच में पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहीं से इन्होंने एक कंसेप्ट निकाला कि जब दो चार्ज होंगे, जैसे समान आवेश यानी कि पॉजिटिव या पॉजिटिव, अगर दो समान आवेश है या नेगेटिव और नेगेटिव, जब भी ये एक साथ रहेंगे रिपल्स करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। जबकि अनलाइक चार्जेस यानी कि असमान आवेश, दोनों अलग अलग है, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी चीज़ को यहाँ समझाया गया है। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये नेगेटिव है नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव है पॉजिटिव तो ये रिपेल करेगा, यानी कि प्रतिकर्षित करेगा। रिपल्सिव फोर्स लगेगा इन लोगों के बीच में। अब देखिए हम आपको बताए थे कि जब भी रगड़ने से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है तो उसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, घर्षण विद्युत बोलते हैं। उसको समझ लेते हैं। वह प्रक्रिया जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण हो जाता है, जिससे वस्तुएं आवेशित या चार्ज हो जाती है। अब देखिए इसमें होता क्या है, ये एक वस्तु ए है और ये एक वस्तु बी है, दोनों को रगड़ दिए। क्या किया, रगड़ दिए, तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा बी में, यानी कि मान लीजिए ए का इलेक्ट्रॉन चला गया किसमें, बी में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कौन चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, यानी कि पहले ए में क्या था, नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर था, लेकिन ए से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी कि ए कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन बी में चला गया तो बी कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज। यानी कि अब समझिएगा, अगर किसी भी वस्तु को रगड़ने पर ए अगर नेगेटिव हो रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन ए में आया है, और बी अगर पॉजिटिव हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन बी से निकला है बाहर, समझे। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, एग्जिट कर जाता है, बाहर निकल जाता है, लेकिन जिसमें नेगेटिव चार्ज आता है उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। यही चीज़ को समझना है। यहाँ पर अब देखते हैं हम लोग इसमें, यानी कि वह प्रक्रिया जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण हो जाता है, जिससे वस्तु आवेशित यानी कि चार्ज हो जाती है। पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनावेश कब होता है, इलेक्ट्रॉन खो देने से। अगर आप इलेक्ट्रॉन खो दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन आपसे निकल जाएगा तो आप पॉजिटिव चार्ज हो जाइएगा। लेकिन वही अगर दूसरी वस्तु जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है वो नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, ए और बी को रगड़ा, देखिए यहाँ पे रब किया, रब यानी कि रगड़ा। रगड़ने पर अगर ए से इलेक्ट्रॉन गया है बी में तो ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बी हो जाएगा नेगेटिव। यही कंसेप्ट को आपको दिमाग में याद रखना है, और ये बेसिक है, एकदम याद रखिएगा। जितनी बेसिक से पढ़िएगा बाद में आपको उतना ही आसान लगेगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। चार्ज की बात करते हैं, आवेश की बात करते हैं। चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। क्यों, देखिए अदिश और सदिश में अंतर को समझते हैं। देखिए अगर कोई वस्तु अदिश है और कोई वस्तु सदिश है तो अंतर क्या है, दोनों में सबसे बेसिक अंतर क्या है। अदिश में आपको मैग्नीट्यूड होगा, जबकि सदिश में मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। इसमें डायरेक्शन नहीं होगा, यानी कि
अगर आप 2 kg आटा को चंद्रमा पर भी ले जाइएगा तो वो 2 kg ही रहेगा, लेकिन 2 न्यूटन का फोर्स उसमें डायरेक्शन होगा। जमीन की तरफ लग रहा है कि जमीन के अपोजिट लग रहा है कि लेफ्ट लग रहा है कि राइट लग रहा है कि क्या लग रहा है, पता नहीं चलेगा। उसमें फोर्स में आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा। इसलिए फोर्स जो है वो एक सदिश राशि है, जबकि द्रव्यमान यानी कि मास यानी कि द्रव्यमान वो एक अदिश राशि है। उसी प्रकार चार्ज जो है वो यानी कि आवेश एक अदिश राशि है। अब समझिए, अगर 2 सदिश राशि को जोड़ते हैं, यानी कि एक 4 न्यूटन का फोर्स है और एक 5 न्यूटन का फोर्स है, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो आप 9 न्यूटन लिखिएगा तो ये गलत हो जाएगा, नहीं होता है 9 न्यूटन, क्योंकि सदिश राशि को जोड़ने के लिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का प्रयोग करना पड़ता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इसका प्रयोग करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये सिंपल एडिशन रूल से फॉलो नहीं करता है। यानी कि अगर 4 न्यूटन और 5 न्यूटन को जोड़ेंगे कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 9 न्यूटन आए। अगर 4 न्यूटन और 5 न्यूटन एक ही डायरेक्शन में है तब 9 न्यूटन होगा। लेकिन अगर मान लीजिए 4 न्यूटन और 5 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका आंसर हो जाएगा 1 न्यूटन, और दिशा वो होगी जो बड़े वाले की दिशा होगी। यही तो सदिश और अदिश में अंतर है। लेकिन चूंकि हम लोग बोल रहे हैं कि चार्ज जो है वो एक अदिश राशि है, यानी कि अगर 2 चार्ज, एक 4 कूलम का है और दूसरा चार्ज 5 कूलम का है, दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग का 9 कूलम आंसर आएगा। यानी कि इसको सिंपल अलजेब्रा के रूल से जोड़ सकते हैं। यानी कि सदिश और अदिश का अंतर यही है। यही चीज़ मैंने आपको समझाया था। यानी कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखिए, किसी पदार्थ को, इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, चार्ज बोलते किसको है। किसी पदार्थ को वस्तुओं से रगड़ने के बाद उस पदार्थ में अन्य वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की क्षमता वाला गुण चार्ज कहलाता है। यानी कि वो या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपल्स करेगा, यही 2 तरीका है और यही इसी को हम लोग चार्ज बोलते हैं। चार्ज इज प्रॉपर्टी बाय विच सब्सटेंस फील अट्रैक्शन और रिपल्सन आफ्टर रबिंग। रब करने के बाद, रगड़ने के बाद वो या तो अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, या तो प्रतिकर्षित करेगा, इसी को चार्ज बोलते हैं। उत्पत्ति का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। हम बताए थे चार्ज की उत्पत्ति का कारण यही है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। जो इलेक्ट्रॉन खो देगा वो पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेगा वो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन देगा वो पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, प्राप्त करेगा, वो नेगेटिव चार्ज। सबसे पहले चार्ज के लिए पॉजिटिव तथा नेगेटिव टर्म का प्रयोग किसने किया था? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है। बेंजामिन फ्रैंकलिन। याद रखिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1749 में त्वरित चालक यानी कि लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार किया था। लाइटनिंग कंडक्टर एक बार समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, ये आपका बिल्डिंग है, जब भी बिजली चमकती है तो वो आपके बिल्डिंग को डैमेज कर सकती है, पूरे बिल्डिंग को जला सकती है। वो कितने बार एक पेड़ को जला देती है, एक घर को जला देती है, बड़े बड़े भवन, बिल्डिंग्स वगैरह को जला देती है। लेकिन अगर आप अपने घर में त्वरित चालक का प्रयोग करते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर का प्रयोग करते हैं, तो आपका घर जलने से बच जाता है। कैसे? देखिए, घर का जो एक दीवार है, इस दीवार पे एक रड लगा दीजिए। रड ऊपर में एक त्रिशूल की तरह आकृति होता है, त्रिशूल के जैसा आकृति, और वो हिस्सा वायु में ओपन रहता है, एक हिस्सा वायु में खुला रहता है। और इसी रड को नीचे एकदम जमीन के अंदर गाड़ दीजिए। जमीन के अंदर एक प्लेट लगा रहेगा, कॉपर का प्लेट, ठीक है। तो यानी कि ये जो रड है, इसका एक हिस्सा ओपन रहेगा एयर में और एक हिस्सा जमीन के अंदर गड़ा हो रहेगा। देखिए, हम क्लियरली लिख दिए हैं, एक हिस्सा वायु में खुला रहेगा और एक हिस्सा जमीन में गड़ा रहेगा, और जो नीचे रहेगा, नीचे कॉपर का प्लेट रहेगा। तो यानी कि जो भी बिजली चमकेगी वो आपके बिल्डिंग को डैमेज नहीं करेगी, इस चालक से होते हुए ज़मीन में चली जाएगी। और ज़मीन कितने भी बड़े कितने भी बड़े बिजली की चमक को वो बर्दाश्त कर सकता है। ज़मीन की क्षमता सबसे ज़्यादा है। भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु का रड होना चाहिए। तो देखिए, ये बिल्डिंग है, इससे ऊंचा थोड़ा सा ऊपर रहेगा, थोड़ा नीचे रहेगा, तो उससे लंबा तो होगा ही रड। तो ये भी अगला आगे समझिए, यह त्वरित चालक है क्या? यह एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को त्वरित के प्रभाव से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। त्वरित के प्रभाव से यानी कि लाइट से, जो लाइटनिंग होती है उससे बचाने के लिए ये त्वरित चालक का यूज होता है। और सबसे पहले त्वरित चालक का यूज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। और यही बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का टर्म बताया था कि चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। आगे बात करते हैं हम लोग। हाँ, त्वरित चालक कॉपर का बना होता है, ये भी आपको याद रखना है। कॉपर का हम बताया था, कॉपर प्लेट लगा होता है, तो ये भी प्रश्न पूछता है एग्जाम में। आगे, चार्ज का यूनिट समझ लीजिएगा। चार्ज का 3 यूनिट आपको याद रखना है, एक ESU, एक कूलॉम, एक फैराड, ठीक है। ESU क्या होता है? ESU का मतलब हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी कि स्थिर वैद्युत इकाई। और इसका ऐसा चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलॉम।
अगर आपसे पूछेगा सबसे ज़्यादा तो एसआई यूनिट ही पूछता है। एसआई यूनिट होता है इसका कूलॉम। फैराडे, एक फैराडे में कितना कूलॉम? 96,500 कूलॉम, 96,500 कूलॉम। और ईएसयू, इलेक्ट्रॉन स्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युत इकाई, ये एक कूलॉम, जो एक कूलॉम है इसमें 3 × 10⁹ ईएसयू होता है। यानी कि सबसे बड़ा कौन हो गया बताइए? 9 है कि -9 है, एक बार इसको देख लेना। तो ये सही है, एक कूलॉम में 3 × 10⁹ ईएसयू होता ही है। यानी कि ईएसयू जो है वो सबसे छोटी यूनिट है, क्योंकि कूलॉम इतना बड़ा है कि 3 × 10⁹ ईएसयू के बराबर है। तो सबसे छोटा यूनिट हो गया ईएसयू, उसके बाद हो गया कूलॉम, और सबसे बड़ा यूनिट हो गया फैराड। ठीक है, फैराडे। आगे बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। ये तो हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, फिर से यहाँ रिवीजन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। यानी कि जो 1.6 × 10⁻19 कूलम, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री चार्ज। यानी कि इसको दिखाते हैं स्मॉल ई से। अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो -E, प्रोटॉन है तो +E। और E का मतलब क्या हुआ? E का मतलब हो गया 1.6 × 10⁻19 कूलम। E जो है वो स्मॉलेस्ट चार्ज है, इसलिए इसको एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं। 1909 में मिलिकन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, तेल बूंद प्रयोग। इसके द्वारा E का मान उन्होंने निकाला था। अगर आपसे पूछेगा कि E का मान सबसे पहले किसने निकाला था, तो मिलिकन ने निकाला था। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की खोज की थी उन्होंने। अब देखिए, E जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है, यानी कि E से छोटा चार्ज नहीं हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है नहीं। आप बोलिएगा कि 0.5 E नहीं हो सकता है। तो दो चीज़ समझना है, Q = NE, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। Q = NE, ये क्यों याद रखना है? क्योंकि इसी पे आपका न्यूमेरिकल बनता है। और n का मान 0, 1, 2, 3 हो सकता है। यानी कि Q = 1E हो सकता है, 2E हो सकता है, 3E हो सकता है, 4E हो सकता है, लेकिन Q का मान 1.5E नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पर n का वैल्यू 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, कहीं भी 1.5 दिया नहीं होगा। यानी कि Q का मान जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E होगा। यानी कि हमेशा इंटीग्रल यानी कि पूर्णांक यानी कि E के पूर्णांक के मल्टीपल में होगा। नेगेटिव भी हो सकता है, n का वैल्यू -1 भी हो सकता है, यानी कि Q का मतलब -E भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन अगर है तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो Q नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, लेकिन वो डेसिमल में नहीं होगा। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है। ये क्वेश्चन पूछता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, आखिर क्या समझेंगे? देखिए, अगर ये सीढ़ी है, मान लीजिए आपके घर की सीढ़ी है, सीढ़ी, आपको जब चलना होगा सीढ़ी पर तो पहले इस पे पैर रखेंगे, फिर 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 इस पे पैर रखेंगे। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि आप सीढ़ी के बीच में पैर रखें? यहाँ पे पैर रखिएगा तो गिर ही जाइएगा नीचे। उसी तरह समझिए, ये जो सीढ़ी है वो पहली सीढ़ी है E, दूसरी सीढ़ी 2E, तीसरी सीढ़ी 3E, चौथी सीढ़ी 4E, पाँचवीं सीढ़ी 5E। तो जब भी आपको चार्ज को लेना होगा तो चार्ज E लेगा, या 2E लेगा, या 3E लेगा, 4E लेगा, वो बीच वाला नहीं लेगा। 1.2E नहीं लेगा, वो 1.3E नहीं लेगा, वो 5.7E नहीं लेगा, वो पॉइंट वाला वैल्यू नहीं लेगा। इसीलिए बोलते हैं चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है। चार्ज क्या है? क्वांटाइज्ड है। आगे समझिएगा, आवेशों को बीजगणितीय तरीके से जोड़ा जा सकता है, यानी कि चार्जेस कैन बी एडेड एल्जेब्राइकली। बताया था यही, क्योंकि चार्ज क्या है? अदिश है। अदिश में यानी कि 4 कूलम और 5 कूलम को जोड़ेंगे तो वो पक्का है 9 कूलम भी आएगा। इसलिए इसको सिंपल तरीका से जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे 1E, 2E, 4E, -4E, 7E, -5E, 3E। अगर इस सब चार्ज को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1E + 2E, और ये -4E है तो माइनस हो जाएगा, +7E, ये -5E है तो माइनस हो जाएगा, और +3E। तो देखिए 2, 1, 3, -4 तो क्या हो गया? -1। ये 2, 1, 3 और -4 तो क्या होगा? -1, +7 तो क्या हो गया? +6 और -5, +1 और +3 यानी कि 4E। इसको सिंपल जैसे हम लोग जोड़ते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐड करते हैं, वैसे ही चार्ज को भी ऐड कर सकते हैं। चार्ज को ऐड करने के लिए हम लोग को वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाने की जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं। तीसरा क्या है पॉइंट, कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, POCC। हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम पढ़े थे, POCA।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज POCC पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि चार्ज को ना तो आप बना सकते हैं ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल उसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे हम बताए थे A और B है, A पॉजिटिव होगा और B नेगेटिव होगा, यानी कि पक्का A से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में गया है, यानी कि चार्ज जो है A में क्रिएट नहीं हुआ है। अगर A में पॉजिटिव आया है तो पक्का दूसरे में नेगेटिव आया होगा, यानी कि एक को बैलेंस करने के लिए दूसरा जरूर डेवलप हुआ होगा। समझ गए? चार्ज को बना नहीं सकते हैं। चार्ज को अगर किसी बॉडी में चार्ज बन रहा है तो पक्का है कि वो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं एक बॉडी से दूसरे बॉडी गया है, तो अगर एक पॉजिटिव हुआ तो दूसरा नेगेटिव भी हुआ होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो जीरो हो जाएगा। यानी कि चार्ज बना नहीं सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज को केवल ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी। अगला पॉइंट समझिएगा, आवेश पृष्ठीय होता है, सुपरफिशियल होता है। यानी कि चार्ज अगर किसी भी क्लोज्ड बॉडी में, खोखले चालक में, चालक के अंदर आवेश क्या होता है? शून्य होता है। ये अगर खोखला चालक है तो इसके अंदर जो चार्ज होगा वो उसके सरफेस पर आ जाएगा, उसके अंदर में चार्ज जीरो होगा। जैसे ये गाड़ी है, फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर में अगर आपको बिजली कभी भी चमकती है तो वो उसके सरफेस पर आ जाएगा, अंदर में व्यक्ति सेफ है। अगर आप किसी बस में हैं या अगर आप किसी कार में हैं तो आप सेफ हैं, आप पर बिजली नहीं गिर सकती है। क्यों? क्योंकि आप खोखले चालक के अंदर में हैं, तो वो क्या होगा, चार्ज जो होगा वो उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अंदर में चार्ज जीरो होगा, इसीलिए आपको उस चार्ज से खतरा नहीं है, आपको करंट नहीं लगेगी। सभी आवेश चालक के बाहरी सतह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो अंदर नहीं जाता है, इसीलिए कार में बैठा व्यक्ति लाइटनिंग के समय में सुरक्षित रहता है। ठीक है, आगे समझते हैं। ये क्वेश्चन समझिए, एक कूलॉम इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। एक कूलॉम में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ पर ये Q बराबर NE, इसी फार्मूला का यूज़ करना है। Q बराबर NE का यूज़ करना है, ये इस फार्मूला का। तो ये फार्मूला क्या बोलता है कि Q दे दिया है एक कूलम, क्वेश्चन में एक कूलम दे दिया है, N आपको निकालना है, कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या N निकालना है, और E का वैल्यू हमको पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो Q बराबर NE फार्मूला डाल देंगे तो N कितना आ जाएगा, Q बट्टा E। तो Q तो आपको दे दिया एक कूलम और ये है आपका 1.6 × 10⁻19 कूलम, तो ये हो जाएगा 6.25 × 10⁻18। यानी कि एक कूलम में आपको कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये प्रश्न को आपको रट लेना है। एक कूलम में आपको 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है, और ये आपको पूछा गया प्रश्न है बार बार। या तो ई का वैल्यू पूछेगा आपसे एग्जाम में, ई का वैल्यू आपसे पूछ देगा एग्जाम में, ई का वैल्यू कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, या तो आपसे एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये पूछ देगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट करता है। आगे बात करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ, कूलम का नियम। देखिए कूलम का नियम क्या बोलता है, दो चार्ज है Q1 और Q2, दोनों चार्ज के बीच की दूरी r है, ठीक है। तो कूलम जो है उस दोनों चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को कंपेयर करता है। इसके लिए आप ग्रेविटेशन में चले जाइए। जब हम लोग गुरुत्वाकर्षण पढ़े थे, दो मास था M1 M2, दोनों के बीच की दूरी थी r, तो उसके बीच में लगने वाला बल न्यूटन ने दिया था, वो बताया था फोर्स जो होगा वो दोनों के द्रव्यमान के समानुपाती होगा और दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो जब दोनों को मिलाए थे तो F का वैल्यू आया था Gm1 M2 बट्टा r²। उसी तरह यहाँ पर अगर दो मास की जगह क्या हो गया, चार्ज हो गया Q1 और Q2, और दोनों के बीच की दूरी r है, तो फोर्स जो लगेगा वो दोनों के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा, और दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जब इसको कंबाइन कर देंगे तो FE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बट्टा r²। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा K, Q1 Q2 बट्टा r²। इसी K का मान होता है 1/4πε0। देखिए इसी को समझाते हैं। यह नियम केवल स्थिर आवेशों पर लागू है, यानी कि जो चार्ज आपका रुका हुआ है, चार्ज मोशन में नहीं है। अगर चार्ज मोशन में होगा तो ये लॉ फॉलो नहीं करेगा। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, जबकि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि फोर्स जो है दोनों के द्रव्यमान के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, और जो बीच की दूरी है उसके वर्ग यानी कि स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि उल्टा है।
दोनों कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा K, इसी K का वैल्यू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये जो फोर्स है वो निर्वात में है क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का यूज हुआ है। अगर कोई माध्यम होता तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन होता, क्या होता है, एप्सिलॉन होता। इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं, एप्सिलॉन, और जीरो लगा दिए उसको पढ़ते हैं नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो K है इसको बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कूलम्स कांस्टेंट। और इस K का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये K का यूनिट भी आपको याद रखना है। अगर एप्सिलॉन नॉट का यूनिट पूछेगा तो K का उल्टा हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, इसका एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। न्यूटन पे 1 था तो यहाँ -1 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर तो यहाँ -2 और कूलम 2, यानी कि इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, न्यूटन -1, मीटर -2 और कूलम 2। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होगा। तो K का वैल्यू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू आपको 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आपको याद रखना है। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट को बोलते क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि निर्वात की विद्युत और इसका वैल्यू आपको याद रखना है 8.85 × 10⁻12। ये आपको याद रखना है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर में था और ये कूलम स्क्वायर नीचे में था, तब ना -2 गया है, लेकिन यहाँ इसका उल्टा हो जाएगा, कूलम स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। माध्यम में विद्युत बल क्या होगा, किसी भी मीडियम में विद्युत का बल क्या होगा, समझिएगा। ये विद्युत का फोर्स F वो होता है 1/4πk, 1/4πk। एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाएगा, K को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। और इस K का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा, एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ठीक है, और ये यानी कि ये जो K है उसका वैल्यू एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। यानी कि जो निर्वात में था, निर्वात यानी कि जहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, वहाँ पर एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन जहाँ पर आपको माध्यम आ गया वहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के बदले क्या दे देंगे, K दे देंगे। और इस K का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन R × E0। ये एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, तो आप समझिएगा इस चीज़ को बस आपको याद रखना, ज़्यादा आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस इस यहाँ से यहाँ तक जो चीज़ है इसको बस आपको याद रखना है। बस आगे ये क्वेश्चन देखिएगा, दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो इनके बीच का विद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए फोर्स जो है वो दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर दूरी को 1/2 कर दें तो फोर्स कितना हो जाएगा, देखिए तो दूरी नीचे में है तो 1/1/2 का स्क्वायर, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 टाइम्स फोर्स कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ये सब हम आपको पहले भी करवा चुके हैं गुरुत्वाकर्षण में, इसीलिए इस चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए इस टाइप के प्रश्न में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट उसको बोलते हैं जहाँ पर चार्ज अब मोशन में आ गया है। कूलम्स लॉ वहाँ लगता था जहाँ चार्ज रुका हुआ था, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो चार्ज अब मोशन में आ गया है। तो चार्ज जो है किसी भी तार में क्रॉस करता है, मोशन में है तो वो उसको क्रॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन वहीं मूव करेगा जहाँ मेटल है, कंडक्टर है। कंडक्टर अगर है तो वहाँ पे चार्ज मूव करेगा, तेज़ी से आगे बढ़ेगा। चार्ज मूव करेगा तो वहीं पे इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट आता है। द नंबर ऑफ फ्री चार्जेस पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, आवेश के प्रवाह की दर। ठीक है, यानी कि जो चार्जेस है, फ्री चार्जेस, मुक्त आवेश है, वो किसी भी क्रॉस सेक्शन पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर एक प्रति समय ट्रांसफ़र कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। यानी कि विद्युत धारा जो है वो आवेश बटा समय के बराबर है। और Q का फॉर्मूला होता है NE। Q बराबर NE हम लोग पहले पढ़े थे, तो Q की जगह NE लिख देंगे तो NE बटा T भी इसको बोल देंगे। तो I का फॉर्मूला हो गया Q बटा T या तो NE बटा T, दोनों में जो हो। ठीक है, अब समझिएगा विद्युत धारा के बारे में समझते हैं। हम लोग क्या पढ़े थे, सदिश और अदिश के बारे में, सदिश और अदिश के बारे में पढ़े। एक कंसेप्ट होता है कि जिसमें भी मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो सदिश होता है, वेक्टर होता है। सदिश यानी कि वेक्टर। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट, इसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन ये एक अदिश है। क्यों, ऐसा प्रश्न पूछा, वाई। देखिए इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी है, परिमाण भी है और डायरेक्शन दिशा भी है, फिर भी यह वेक्टर नहीं है क्योंकि ये वेक्टर के लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। देखिए हमारा जो तार है, हमारा तार जिधर जिधर जाएगा वो करंट का डायरेक्शन भी उधर ही होगा। ठीक है,
तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं तार के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, यानी कि ये मूव उसी डायरेक्शन में करेगा जहाँ पर तार जा रहा है। इसीलिए ये फ्री नहीं है, ये तार पे डिपेंडेंट है, इसीलिए ये वेक्टर नहीं होता है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बोलता है इसमें दो लॉ होता है, एक तो होता है ट्रायंगल लॉ, ठीक है, यानी कि एक अगर आपका ए इधर है और बी इधर है तो ए और बी, ए प्लस बी यहाँ ऐसे होगा। और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ, यानी कि एक अगर इधर है दूसरा इधर है तो तीसरा ए प्लस बी उसका डायगोनल बताएगा। तो वेक्टर लॉ और पैरेललोग्राम, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ जो है ये वेक्टर को ऐड करने के लिए है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो है ये भी आपको स्केलर क्वांटिटी हो गया, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी था, इलेक्ट्रिक करंट भी स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसको हम लोग सिंपल अलजेब्रा के लॉ से जोड़ सकते हैं, सिंपली जोड़ सकते हैं आप। इसके लिए कोई अलग से आपको वेक्टर लॉ लगाने की जरूरत नहीं है। तो जहाँ भी आप सिंपल, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर यूनिट क्या है इसका, देखिए यहाँ लिख देते हैं, करंट का यूनिट क्या है, यूनिट होता है एम्पियर। एम्पियर, और इसको स्मॉल ए से दिखाते हैं, सॉरी कैपिटल ए से दिखाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अब समझिए, मान ली दो चार्ज है, दो करंट है, एक है 4 एम्पियर और दूसरा है 5 एम्पियर। तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये 9 एम्पियर आएगा। अगर एक करंट है 4 एम्पियर, दूसरा है -2 एम्पियर, तो जब इसको ऐड करेंगे तो 2 एम्पियर आएगा, क्योंकि 4 - 2 2। यानी कि इसको सिंपल बीजगणितीय सूत्र से हम लोग जोड़ सकते हैं, सिंपल अलजेब्रा के फॉर्मूला लगाकर इसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। आगे बात करते हैं, विद्युत धारा की दिशा किसको लेंगे, दिशा हम लोग किसको लेंगे, अब समझिएगा। ए और बी है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो हम लोग क्या समझेंगे, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है तो ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज राइट से लेफ्ट मूव कर रहा है, उसका उल्टा, ठीक है। जैसे देखिए, आप रोड पे गाड़ी में बैठे हुए हैं, ट्रक में, मान लीजिए किसी ट्रक में बैठे हुए हैं, आप राइट जाते हैं, ट्रक चल रही है इधर साइड, तो आपको लगेगा कि ट्रक के बाहर में जो पेड़ है वो लेफ्ट चल रही है, उसके जस्ट उल्टा। उसी प्रकार अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट राइट है तो लगेगा पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट मूव कर रहा है, और यही पॉजिटिव चार्ज के मूव करने की दिशा को हम लोग करंट का दिशा मानते हैं। ऐसे पॉजिटिव चार्ज कोई मूव नहीं करता है, मूव करता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम मानते हैं कि काल्पनिक है वो पॉजिटिव चार्ज, क्या है, रियल नहीं है, वो काल्पनिक है। काल्पनिक पॉजिटिव चार्ज के प्रवाह की दिशा को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की दिशा मानते हैं। जिधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके अपोजिट वाला डायरेक्शन, यानी कि विद्युत धारा की दिशा किधर होगी, समझिए 5 तरीका है विद्युत धारा की दिशा पता करने का। पहला, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, यानी कि उच्च विभव से निम्न विभव। जैसे यहाँ देखिए, बैटरी जब भी हम लोग ऐसे दिखाते हैं तो ये जो बड़ा वाला होता है वो होता है पॉजिटिव और छोटा वाला होता है नेगेटिव, समझिएगा, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए ये सर्किट है, तो पॉजिटिव से जाएगा नेगेटिव की तरफ, यानी कि करंट ऐसे फॉलो करेगा क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज। ये तरीका है करंट को पहचानने का, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। आगे पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और एनोड से कैथोड की दिशा में, एनोड से कैथोड की दिशा में ये भी होता है। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो की दिशा के विपरीत, जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसके विपरीत, या इसी को बोल देते हैं काल्पनिक धनावेश, काल्पनिक पॉजिटिव चार्ज के प्रवाह की दिशा। तो ये इतना तरीका है करंट को पता करने का। आगे देखिए, करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी इसको जे से दिखाते हैं, ये होता है I/A, और इसमें एक यूनिट वेक्टर भी होता है। देखिए, करंट जो है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, वो क्या है, स्केलर है, स्केलर यानी कि अदिश राशि। लेकिन करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी धारा घनत्व है ना, धारा घनत्व, इसको हिंदी में बोलेंगे धारा घनत्व, ठीक है। तो धारा घनत्व जो है, यहाँ लिख देते हैं, धारा घनत्व, ये आपका वेक्टर हो जाता है, वेक्टर। क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी आ जाता है। एक क्रॉस सेक्शन एरिया में करंट का डायरेक्शन फिक्स होगा। जैसे मान लीजिए पूरा कंडक्टर में देखेंगे तो इधर उधर चेंज करता है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया में देखेंगे तो वो उसका जो, उस क्रॉस सेक्शन पे जो 90 डिग्री पड़ता है वो उसका डायरेक्शन होता है। जैसे जो भी हम लोग क्रॉस सेक्शन लेंगे, जैसे मान लीजिए ये तार है, ये सेक्शन लिया, तो यहाँ पर इसका सरफेस पर जो 90 डिग्री बनाएंगे वो उसका डायरेक्शन होता है। एन जो है, एन का डायरेक्शन वो उसके 90 डिग्री होता है। इसीलिए करंट डेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, यानी कि करंट को अगर एरिया से डिवाइड कर देंगे तो ये जे यानी कि करंट डेंसिटी निकल जाएगा। और डायरेक्शन क्या होगा इसका, उस सरफेस पर 90 डिग्री परपेंडिकुलर। लार्ज अमाउंट ऑफ करंट की बात करें तो उसको मापा जाता है आमीटर में।
लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट की बात करें उसको मापा जाता है गैल्वेनोमीटर में। देखिए गैल्वेनोमीटर और आमीटर में अंतर क्या है, दोनों करंट मापता है, दोनों करंट मापने का यंत्र है। लेकिन देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया, गैल्वेनोमीटर में एक इंडिकेशन होता है, मान लीजिए यहाँ पर ये है, अगर इस सर्किट में करंट है तो गैल्वेनोमीटर का नीडल जो है, नीडल यानी कि सुई, वो डिफ्लेक्ट करेगा लेफ्ट से राइट। ऐसे जैसे गाड़ी का नहीं मीटर बताता है, वैसे ये मीटर लेफ्ट से राइट आ जाएगा, तो वो डिफ्लेक्ट करेगा। तो गैल्वेनोमीटर का काम है केवल करंट की उपस्थिति का पता लगाना, करंट है कि नहीं है। अगर हल्का भी करंट है तो गैल्वेनोमीटर का सुई जो है वो मूव कर जाएगा, ठीक है। और आमीटर का काम क्या है, उस करंट का माप पता करना कि 2 एम्पियर है कि 3 एम्पियर है कि 0.5 एम्पियर है, कितना करंट है वो मापेगा आमीटर। लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है, केवल करंट पद है कि नहीं वो पता करना है, वो काम है गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। अब देखिए गैल्वेनोमीटर से आमीटर भी बनाया जा सकता है और वोल्टमीटर, वो बाद में बताएंगे। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा चीज़ है, इससे हम लोग आमीटर भी बना सकते हैं और वोल्टमीटर भी बना सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है गैल्वेनोमीटर से आमीटर कैसे बनेगा और वोल्टमीटर कैसे बनेगा, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। GAPS इसका ट्रिक होता है, यानी कि गैल्वेनोमीटर से आमीटर बनाने के लिए पैरेलल में एक शंट लगाएंगे, ये ट्रिक है ये इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को समझते हैं। इलेक्ट्रिक करंट तो हम लोग पढ़े हैं कि I बराबर Q/T या फिर NE/T, चार्ज बटा टाइम, यही होता है इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट 2 तरीका का होता है, एक होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट। DC और AC जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलेंगे DC और इसको शॉर्टकट में बोलेंगे AC। DC करंट, AC करंट, ठीक है। DC को बोलते हैं डायरेक्ट करंट यानी कि दिष्ट धारा, और AC को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। हिंदी में भी आपको समझना है। देखिए डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन नहीं बदलेगा, इसमें धारा की परिमाण एवं दिशा समय के साथ नहीं बदलती है, यानी कि अगर अभी धारा की दिशा अगर जो भी है वो बाद में भी वही रहेगी। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में धारा की दिशा और परिमाण समय के साथ बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो डायरेक्ट करंट का फ्रीक्वेंसी होता है 0, क्यों, दिशा बदला ही नहीं तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी वही होगा जैसे एक बार मान लीजिए ये ग्राफ है, 1 सेकंड में वो एक बार ऊपर गया तो पॉजिटिव, नीचे आया तो नेगेटिव। ग्राफ को समझिए, ऊपर गया तो पॉजिटिव, नीचे आया तो नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो 1 सेकंड में वो जितना बार ग्राफ चेंज करेगा उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो चूंकि इसमें ग्राफ चेंज हो ही नहीं रहा है, डायरेक्शन बदल ही नहीं रहा है, तो इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 0। लेकिन जहाँ पर आपका डायरेक्शन नहीं बदलेगा, डायरेक्शन बदलेगा, वहाँ पर फ्रीक्वेंसी नाम का टर्म यूज होता है, आवृत्ति। भारत में फ्रीक्वेंसी यूज होता है वो 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट, और USA में 50 हर्ट्ज की जगह 60 हर्ट्ज यूज होता है और वोल्टेज 110 वोल्ट, ठीक है। ये आपको याद रखना, ये टर्म है। इंडिया में क्या यूज होता है, 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी इंडिया में कितना है, 50 हर्ट्ज, USA में 60। इंडिया में वोल्टेज 220 वोल्ट और USA में 110 वोल्ट यूज होता है, ये माना जाता है। अब ये देखिए इसमें चूंकि डायरेक्शन नहीं बदल रहा है तो ये सीधा रहेगा, इसमें डायरेक्शन बदल रहा है तो ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ऊपर में पॉजिटिव नीचे में नेगेटिव, यही टर्म है। अब देखिए सोर्स क्या है DC करंट का, DC जनरेटर या फिर ई सेल, DC जनरेटर या ई सेल, ये इसका सोर्स है। जबकि AC करंट का सोर्स क्या है, देखिए या तो AC जनरेटर जिसको अल्टरनेटर भी बोलते हैं, जनित्र, और ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, ट्रांसफार्मर भी इसका सोर्स है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। तो 2 सोर्स है AC करंट का। घरेलू विद्युत आपूर्ति में हम लोग AC करंट का ही यूज करते हैं। याद रखिए DC करंट से बैटरी चार्ज हो सकता है। बैटरी चार्ज कैसे होता है उसको समझिएगा। ये मान लीजिए आपका बैटरी है, बैटरी, इसको हम लोग जोड़ दिए करंट में, ठीक है। ये इधर से आया और यहाँ पर जितना भी चीज़ है उसको एक जगह कर देगा, यानी कि समझिए बैटरी जो है, बैटरी में क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, और अंदर में होगा इलेक्ट्रोलाइट। अंदर में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट। अब क्या होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मिलते 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 समाप्त हो जाता है, तो बैटरी को मानते हैं कि वो समाप्त हो गया। लेकिन अब क्या करेगा, जब हम लोग इसको चार्ज में जोड़ते हैं तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव वाले जो समाप्त हो चुका है पॉजिटिव, वो पॉजिटिव को फिर से रीगेन कर देगा और नेगेटिव वाले को फिर से रीगेन कर देगा। तो फिर से पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलप हो जाएगा, तो वो बैटरी फिर से काम करना स्टार्ट कर देगा। समझ में आ रहा है, एक नॉर्मल सा कंसेप्ट समझिएगा, यही है बैटरी चार्ज करने का तरीका। लेकिन ये सिर्फ DC करंट में हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए चार्ज करने की प्रक्रिया के दौरान, मान लीजिए
ये बैटरी है, यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो एक बार तो ये इसको पॉजिटिव दिया, फिर पॉजिटिव ले लिया वापस, तो ये तो चार्ज होगा नहीं। एसी करंट का क्या है, वो अपना डायरेक्शन बदल देता है, यानी कि एक बार तो वो उसको चार्ज करेगा, फिर तुरंत उस चार्ज को ख़त्म भी कर देगा। तो एसी करंट से चार्ज नहीं हो सकती बैटरी, उसके लिए दिशा एक ही होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन होना चाहिए चार्ज करने के लिए, इसीलिए इससे बैटरी चार्ज हो सकता है। बैटरी केवल डीसी करंट से चार्ज हो सकता है। यह एसी से ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें व्यक्ति चिपक जाता है, ठीक है, चिपक जाता है। जबकि एसी करंट का बात करें, इससे बैटरी चार्ज नहीं होगा क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज होता है बार बार, तो चार्ज ही नहीं होगा। इसमें व्यक्ति को झटका लगता है, इसलिए ये खतरनाक है, कम खतरनाक है। व्यक्ति चिपकने से बच जाता है, चिपकता नहीं है। इसको दूर तक ले जाना संभव नहीं है, यानी कि मान लीजिए आपके घर से 1 किलोमीटर दूर कहीं ले जाना है, तो डीसी करंट समाप्त हो जाएगा, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता है, ठीक है। लेकिन एसी करंट की बात करें तो उसको अगर ज़्यादा दूर ले जाइएगा तो वो चलेगा, वो आराम से ज़्यादा दूर तक ले जाना संभव है। तो एसी करंट का फ़ायदा ये है कि दूर तक उसको ले जा सकते हैं, और सबसे बड़ा रीज़न यही है। एसी को डीसी में बदलने के लिए क्या करते हैं, एसी को अगर डीसी में बदलना है तो रेक्टिफायर का यूज करते हैं, डीसी को अगर एसी में बदलना है तो इन्वर्टर का यूज करते हैं, और एसी को अगर एसी में बदलना है तो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। फिर से समझिएगा, एसी करंट है, डीसी करंट है, एसी को डीसी में कैसे बदलेंगे, एसी को डीसी में बदलेंगे रेक्टिफायर। कहाँ यूज होता है बताइए, ये रेक्टिफायर कहाँ यूज होता है, मोबाइल का चार्जर। मोबाइल का चार्जर देखते हैं, सीधा आप अपने प्लग में घुसा देते हैं। प्लग में क्या है, एसी करंट है, और जैसे ही वो एडोप्टर जो रहता है, एडोप्टर वो उससे तार निकला हुआ रहता है, एडोप्टर है, ठीक है, इससे तार निकलेगा, यहाँ पर आप मोबाइल चार्ज करेंगे। तो ये एसी है, और जैसे एडोप्टर में गया, एडोप्टर उसको किस में बदल गया, डीसी में। क्यों, क्योंकि एडोप्टर में लगा रहता है रेक्टिफायर। तो एसी को डीसी बदलने के लिए रेक्टिफायर यूज होगा। फिर डीसी को एसी में देखिएगा, एक बैटरी है, बैटरी इन्वर्टर रहता है ना, बैटरी से कनेक्टेड रहता है इन्वर्टर। तो बैटरी का वोल्टेज डीसी है, और इन्वर्टर उसको एसी में बदलता है। हमारा सप्लाई, हमारे जो घर में एसी यूज होता है, तो जैसे लाइट कटता है तो बैटरी का वोल्टेज को घर में देता है, यानी कि डीसी को कन्वर्ट करता है एसी में, तो वो काम करता है इन्वर्टर। एसी को एसी में कन्वर्ट करने वाला ट्रांसफार्मर। अब बताइए एसी को फिर एसी में ट्रांसफर करने का क्या यूज होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए 11,000 वोल्ट आ रही है, 11,000 वोल्ट, आप अपने घर में 11,000 वोल्ट लीजिएगा तो आप मर ही जाइएगा। तो क्या करना पड़ता है, इस 11,000 वोल्ट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, स्टेप डाउन। हम लोग के घर में 220 वोल्ट सप्लाई देगा, तो 11,000 वोल्ट को 220 वोल्ट सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए दोनों एसी है, 11,000 वोल्ट भी आपका एसी है और 220 वोल्ट भी आपका एसी है। एसी को एसी में ही कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन थोड़ा वैल्यू उसका डाउन कर दे रहा है, तो इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, कि 11,000 वोल्ट को वो 220 वोल्ट पे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, घर में आपका वोल्टेज कम आता है, आप क्या कीजिएगा, घर में आपका वोल्टेज आ रहा है 110 वोल्ट, आपको इसको कन्वर्ट करना 220 वोल्ट में, तो क्या कीजिएगा, स्टेप अप कर दिया ट्रांसफार्मर में। आप वो कॉइल की संख्या बढ़ानी पड़ती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, वो हम आपको बाद में बताएंगे ट्रांसफार्मर में कैसे स्टेप अप होता है, कैसे स्टेप डाउन होता है, वो आगे बताएंगे हम, ठीक है। तो स्टेप अप का मतलब है कि दिया हुआ एसी वैल्यू है उसको बढ़ाना, और स्टेप डाउन दिया हुआ एसी वैल्यू को घटाना। एसी को एसी में बदलेंगे, लेकिन अगर वैल्यू घटाएंगे तो स्टेप डाउन, बढ़ाएंगे तो स्टेप अप, ये काम है ट्रांसफार्मर का, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ आप लोग समझ लिए। आगे बात करते हैं। अब है अगला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र। इसको भी समझना है आराम से, इसको बढ़िया से और इजीली आसान तरीके से समझना है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, यदि किसी आइसोलेटेड चार्ज, कोई चार्ज है जो कि पृथक है, अलग है, अकेला है, ठीक है, कोई आइसोलेटेड चार्ज को स्पेस में रखा जाए, मतलब कि कहीं खुले जगह पर या कहीं भी रखा जाए, तो वो दूसरे चार्ज को अपनी ओर खींचेगा या तो रिपल्स करेगा, दूसरे चार्ज पर वो फोर्स लगाएगा। तो यानी कि ये एक क्षेत्र क्रिएट कर लेता है अपने चारों ओर। उस चारों ओर का कोई अगर दूसरा चार्ज आता है उस क्षेत्र में, तो ये जो चार्ज है वो उस पर फोर्स लगाएगा, या तो वो फोर्स अट्रैक्टिव हो सकता है या रिपल्सिव हो सकता है, ठीक है। यानी कि यदि किसी आइसोलेटेड चार्ज को स्पेस में रखा जाए तो वह कुछ क्षेत्र तक वह अपना प्रभुत्व दिखाता है, अपना पावर दिखाता है। जहाँ यदि कोई दूसरा चार्ज आएगा, यानी कि छोटा सा चार्ज Q आएगा, तो वह उस पर फोर्स लगाता है। इस क्षेत्र को इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है। यानी कि ये जो Q चार्ज है, ये Q चार्ज अपने चारों ओर जितना क्षेत्र में वो पावर लगाता है, वो मतलब जितना जो क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र में वो फोर्स लगाता है, उस क्षेत्र को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। उस क्षेत्र के बाहर उसके फोर्स का कोई वैल्यू नहीं है,
लेकिन उस क्षेत्र के अंदर उस फोर्स का वैल्यू है क्योंकि वो उसको खींचेगा अपनी तरफ। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स बटा चार्ज। ये वाला चार्ज नहीं है बल्कि ये वाला चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स बटा चार्ज, ठीक है। और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। इसे सामान्यतः इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा दिखाएंगे, यानी कि हम लोग एक लाइन खींच देंगे, यही लाइन बताएगा कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है। अब समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। चूंकि फोर्स वेक्टर है इसलिए फोर्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, क्योंकि ये फोर्स से ही डिराइव हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इस चार्ज पे कोई भी दूसरा चार्ज आएगा तो उस पर फोर्स लगाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्षेत्र है और उस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस पर फोर्स लगाता है। यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है। तो चूंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है, यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक तरीका है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी कि जहाँ पर लाइन जो है एकदम क्लोज होगी, जहाँ पर भी लाइन क्लोज होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, और जहाँ पर लाइन दूर दूर होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। देखिए, अब थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में देख लेते हैं क्या है। ये एक काल्पनिक रेखाएं हैं जिनके साथ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी कि यहाँ पर टेस्ट चार्ज यानी कि ऐसा चार्ज जिसको यूज करते हैं फील्ड लाइंस दिखाने के लिए, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यदि मुक्त छोड़ दिया जाए तो वह गति करना स्टार्ट कर देगा। ये काल्पनिक रेखा है। इसका गुणधर्म देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा का, यानी कि प्रॉपर्टी देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी सबसे पहले समझिएगा, अगर कोई अकेला इंडिपेंडेंट पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएगी, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर की तरफ निकलेगी, लेकिन नेगेटिव में अंदर की तरफ आएगी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगी, नेगेटिव चार्ज के पास आएगी, ठीक है, पास आएगी। यही तो है तरीका। अब अगर इस दोनों चार्ज को एक साथ रख दें पॉजिटिव और नेगेटिव को, तो पॉजिटिव से तो दूर जाती है, देखिए दूर जाती है, लेकिन दूर जाएगी तो फिर नेगेटिव के पास चली जाएगी, यानी कि पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव पे ख़त्म होगी। ये एक तरीका था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दर्शाने का। तो पहले इसको समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज पर समाप्त होती है। दीज फील्ड लाइंस आर इमेजनरी, ये काल्पनिक है, पहले ही बता चुके हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं जिसमें अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो वो मोशन स्टार्ट कर देगा, गति करना स्टार्ट कर देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर किसी भी बिंदु पर अगर हम टेंजेंट स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। जैसे मान लीजिए ये ऐसे है, इस क्षेत्र पर टेंजेंट खींचेंगे तो इधर होगा, तो यानी कि इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये होगी। अगर ये वाला पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर होगी, अगर यहाँ लेते हैं तो इधर होगी, अगर यहाँ लेते हैं तो इधर होगी, अगर यहाँ लेते हैं तो इधर होगी। यानी कि किसी भी जगह पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट खींच देते हैं, टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा, 10th क्लास में पढ़े होंगे स्पर्श रेखा क्या होती है, जो केवल एक बार काटती है तो स्पर्श रेखा अगर खींच देते हैं तो वो उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के पास मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन भी हो गया, तो इसलिए ये वेक्टर है। तो स्पर्श रेखा उसका डायरेक्शन बताता है। अगला, जिस स्थान पर क्षेत्र रेखाएं पास पास होगी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, लेकिन जहां पर रेखाएं दूर दूर होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। जैसे मान लीजिए कहीं पे पास पास है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रांग है, लेकिन कहीं दूर दूर है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वीक है, कमज़ोर है। आगे बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती, क्योंकि अब देखिए मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मान लीजिए एक दूसरे को काटती है, तो इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जहाँ पर वो कट किया है उस बिंदु पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डायरेक्शन उधर होगा, डायरेक्शन इधर होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के लिए डायरेक्शन इधर होगा। यानी कि एक ही बिंदु पर दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है, इसीलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को काटती नहीं है। याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जब भी होगी तो वो एक दूसरे के पैरेलल होगी, या कुछ भी हो गया वो काटेगा नहीं, एक दूसरे को कभी नहीं काट सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक स्थान पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक चीज़ और समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी लूप भी नहीं बनाएगी, लूप भी नहीं बनाएगी, ऐसे गोल लूप
हाँ बनाएगी, देखिएगा बस इस पर कमेंट कीजिएगा, लूप बनाएगी कि नहीं बनाएगी, कमेंट कीजिएगा। लूप बना सकती है या नहीं बना सकती है, मे भी बना भी सकती है, देखिएगा एक बार इस पर जरूर क्वेश्चन कीजिएगा। क्या वो गोल सर्कल बना सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स? कमेंट कीजिएगा, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। नोट, इस नोट को भी देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए हॉलो कंडक्टर, ठीक है, एक हॉलो कंडक्टर, कंडक्टर स्पेलिंग OR कर दीजिए, कंडक्टर एक हॉलो कंडक्टर है, ठीक है, खोखला गोला है। तो खोखला गोला पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके अंदर 0 हो जाएगा। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। देखिए क्या होता है, देखिए जब भी आप कार वाला हम बताए थे ना एग्जांपल, कार के अंदर रहिएगा, सारा चार्ज उसके बाहर में ही रह जाएगा, अंदर में चार्ज 0 होता है। वही चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है, वही सेम चीज़। वास्तविकता ये है कि किसी चालक को कितना भी आवेशित कर दिया जाए, आवेश उसके सतह पर फैल जाता है। यानी कि ये मान लीजिए कंडक्टर है, इसके सरफेस पर ही आवेश रहेगा, चार्ज रहेगा, उसके अंदर में चार्ज क्या होता है 0। चार्ज 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। यहाँ पर यही कंसेप्ट है। 10 इट एक्ट्स एज अ सील्ड, वो एक सील्ड की तरह काम करता है। दैट्स वाई वी आर सेफ इनसाइड कार के अंदर या बस के अंदर व्हेन एन इलेक्ट्रिक लाइटनिंग ऑकर्स, जब भी त्वरित होता है, त्वरित घटित होती है, तो हम लोग कार के अंदर या बस के अंदर सेफ होते हैं, क्योंकि जितना भी चार्ज होता है, मान लीजिए कार है या बस है, मान लीजिए बस है, तो बस के सरफेस पे ही, आउटर सरफेस पे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फैल जाता है, और अंदर वाला व्यक्ति सुरक्षित रहता है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल का बात करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते किसको हैं, ये समझिएगा। जैसे हम लोग वहाँ पे पढ़े थे टॉर्क के साथ कपल पर, टॉर्क जब पढ़े थे तो टॉर्क के साथ हम लोग पढ़े थे कपल में क्या होता था, कपल में 2 फोर्स अपोजिट लगता था, F इधर F इधर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस R होता था, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी फोर्स ले लीजिए और दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लीजिए, इसी को बोलते थे कपल बोलते थे ना, लेकिन वो डिस्टेंस होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर फोर्स नहीं, चार्ज है, 2 चार्ज है, दोनों अपोजिट है। यानी कि एक हम बताए थे 2 फोर्स वहाँ पे अपोजिट था, एक ऊपर लग रहा था तो एक नीचे, ठीक है। यहाँ पर 2 चार्ज है, दोनों अपोजिट है, एक +Q एक -Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस को A नहीं ले रहे, 2A ले रहे हैं। याद रखिएगा 2A लेने का फ़ायदा ये होता है कि जब इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ बीच से एक लाइन जाती है, तो इधर साइड A होता है, इधर साइड A होता है, वो फार्मूला में A का यूज होता है, इसीलिए इस डिस्टेंस को हम लोग 2A लेते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है इलेक्ट्रिक डायपोल में। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल क्या है, यही अरेंजमेंट है। ये जो 2 चार्ज है, दोनों अपोजिट है, और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। ये अरेंजमेंट है, यही अरेंजमेंट, 2 को चार्ज को आप अगल बगल रख दीजिए थोड़ा दूरी पर, यही हो गया डायपोल। लेकिन जब भी 2 चार्ज अपोजिट चार्ज को आप एक साथ रखिएगा कुछ दूरी पर, तो उसका एक डायपोल मोमेंट होता है, डायपोल मोमेंट। यही डायपोल मोमेंट से कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ देता है। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, दोनों में से कोई भी एक चार्ज पकड़ लीजिए, ये चार्ज Q, ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब देखिए, ये डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होता है, तो आप बताइएगा सर डायरेक्शन कहाँ है, तो देखिए हम आपको बताते हैं। इसका डायरेक्शन होता है, इसकी दिशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, इधर साइड इसका डायरेक्शन हो गया डायपोल मोमेंट का, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। परिमाण तो इस फार्मूला से निकाल लेंगे। मान लीजिए एक चार्ज है 4 कूलम और डिस्टेंस है 4 मीटर, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 कूलम मीटर, 16 कूलम मीटर इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम मीटर, यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का हो गया कूलम और डिस्टेंस का मीटर, कूलम मीटर इसका यूनिट हो गया। अब देखिए 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट समझ लेते हैं। एक समान विद्युतीय क्षेत्र में अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब कि हर जगह समान, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र हर जगह समान है, तो क्या होगा, डायपोल में नेट फोर्स 0 होता है, परंतु टॉर्क 0 नहीं होता है। यानी कि अगर विद्युत क्षेत्र एक समान है, तो यहाँ इसको अंडरलाइन कर, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में, और यहाँ पर असमान विद्युतीय क्षेत्र में, तो यहाँ पर क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन टॉर्क 0 नहीं होगा। लेकिन असमान विद्युतीय क्षेत्र में क्या होगा, नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों शून्य नहीं होगा, यानी कि ना तो फोर्स 0 होगा ना तो टॉर्क 0 होगा। लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में
फोर्स जीरो हो जाएगा, टॉर्क जीरो नहीं होगा। इसमें ना तो फोर्स जीरो होगा ना ही टॉर्क जीरो होगा। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा, टेक्स्ट बुक में हम किसी में देखे हुए थे, कोई टेस्ट लगा रहे थे उसमें, तो ये प्रश्न को अपने नोट्स में हम ऐड कर लिए थे, तो इसीलिए इसको आप लोग याद रखिएगा। तो फिर से समझाते थे डाइपोल, बहुत लोग नहीं पढ़ते। डाइपोल क्या है? डाइपोल एक अरेंजमेंट है, एक तरीका है, एडजस्टमेंट है, जहाँ पर आप पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को कुछ दूरी पर रख देते हैं, यही है डाइपोल और कुछ नहीं है। अब जहाँ भी डाइपोल होगा वहाँ पर उसका एक डाइपोल मोमेंट होगा। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? कोई भी एक चार्ज और उसके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ये तो हो गया इसका परिमाण। इसका एक डायरेक्शन होगा, नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट कीजिएगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये इसका डायरेक्शन होता है। तो परिमाण भी है, डायरेक्शन भी है, इसलिए ये एक सदिश राशि है। यूनिट क्या हो जाएगा? चार्ज का यूनिट होगा कूलम और डिस्टेंस का मीटर, कूलम मीटर इसका यूनिट है। उसके बाद बात करें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड समान है, मान लीजिए इस डायपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख दिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है, वहाँ पर अगर डायपोल रखते हैं तो वहाँ पर फोर्स जीरो होगा लेकिन टॉर्क जीरो नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिफरेंट है, असमान है, तो ना तो फोर्स जीरो होगा ना ही टॉर्क जीरो होगा, दोनों में से कोई जीरो नहीं होगा। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझते हैं क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? ये मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, सरफेस है उसका अंतिम सरफेस, जैसे मान लीजिए तार है, तार का जो लास्ट सरफेस होगा वो अंतिम सरफेस हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कोई कंडक्टर है और ये उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया गया है, मतलब इसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्षेत्र में रखा गया जिसका डायरेक्शन ये है, ठीक है। इसका एक नॉर्मल वेक्टर होगा 90 डिग्री, वो नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं, उस पर जो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब तो जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर इस एरिया से गुना कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को इस एरिया से गुना कर देंगे तो वो उसका हो जाता है फ्लक्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड गुने एरिया, ये फ्लक्स हो जाता है, फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स बटा चार्ज, तो यानी कि न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर होगा ना, यहाँ पर थोड़ी होगा, मीटर स्क्वायर होगा। देखिए इसको हमको सुधारना पड़ेगा, माइनस नहीं होगा, कहाँ गया यार, माइनस नहीं होगा, मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। अब गॉस का नियम है, एक गॉस का नियम, ये क्या बोलता है? ये जो फ्लक्स है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, ये टोटल चार्ज बट्टा एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। यानी कि मान लीजिए कोई बंद कमरा है, बंद, इसके लिए कमरा बंद होना चाहिए, बंद कमरा है और बंद कमरे में अगर मान लीजिए टोटल चार्ज, मान लीजिए 4 को चार्ज है, एक 4 कूलम, 5 कूलम, -3 कूलम, -2 कूलम, तो नेट चार्ज जो होगा क्यू नेट होगा कितना? 5 4 9 -3 6 -2 5 4 सॉरी। तो नेट चार्ज जो होता है, टोटल चार्ज का सम ऑफ टोटल चार्जेज, प्लस को प्लस कर देंगे, माइनस को माइनस कर देंगे, तो टोटल चार्ज को अगर एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देते हैं, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 8.85 इंटू 10⁻12 जो भी है, ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है। तो आपको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी याद रखना है और क्यू नेट का भी याद रखना है। देखिए एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है? 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मान लीजिए कुछ है, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई इंटू के, यानी कि 1/4 पाई इंटू 1/9 इंटू 10⁻9। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही गॉस का नियम बोलता है कि फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि जिसको फाई ई से दिखाते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणनफल होता है। ये जो फ्लक्स है ई ए जो होगा टोटल चार्ज बट्टा एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। यही फार्मूला को आपको याद रखना है। आपसे एग्जाम में इस पे न्यूमेरिकल्स नहीं पूछेगा क्योंकि ये बहुत हार्ड हो जाता है, लेकिन डायरेक्टली प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए इसको याद रखिए। आगे आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? ये मान लीजिए कि कोई दो पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझेंगे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है वो समझेंगे। पहले पोटेंशियल समझते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये
एक विद्युत क्षेत्र ई में इलेक्ट्रिक फील्ड ई में लाई करता है। ठीक है, अब क्या होगा, ये इनफाइनाइट दूरी पर, अनंत दूरी पर एक चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि +1 कूलम चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है +1 कूलम चार्ज। पॉजिटिव मतलब प्लस, अगर नेगेटिव नहीं है +1 है। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यानी कि इकाई धनावेश को आप अनंत से उठाकर ला रहे हैं, लाए ए पर ले आए, तो उस वहाँ तक लाने में जो आपको वर्क करना पड़ा, जो कार्य करना पड़ा, उसी को बोलते हैं विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव बोलते हैं। अब मान लीजिए बी है, किसी पॉजिटिव चार्ज को बी पर लाइएगा तो ये बी का विभव होगा, विभव। लेकिन वही अब ए से बी पर ले जा रहे हैं तो विभवांतर हो जाएगा। किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप ए से बी पर ले गए तो विभवांतर हो गया। अगर आप अनंत से लाते हैं तो विभव है। विभव का मतलब क्या हुआ, आप अनंत से उस बिंदु पर ला रहे हैं, अनंत से ए पर ला रहे हैं, विभव अनंत से बी पर ला रहे हैं। ठीक है, लेकिन ए से बी पर ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, विभवांतर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। यही चीज़ है, यानी कि इकाई धनावेश को अनंत से उठाकर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। और विभव यानी कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है कार्य बट्टा आवेश, यानी कि V = W/Q, यानी कि पोटेंशियल = वर्क बट्टा चार्ज। यानी कि इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, जूल पर कूलम, क्योंकि वर्क का हो गया जूल और चार्ज का कूलम, जूल पर कूलम, या जूल पर कूलम को ही हम लोग वोल्ट भी बोल देते हैं, वोल्ट। ठीक है, और एक और फॉर्मूला होता है V का, जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1Q2/R² होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था, KQ/R², KQ/R², क्योंकि एक Q कट जाता है। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, KQ/R। देखिए यहाँ पर सारा फॉर्मूला लिख देते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, KQ1Q2/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, KQ/R²। समझिएगा, अंतर समझिएगा यहाँ पर। ये हो गया फोर्स का, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये सारा फॉर्मूला आपको एक जगह याद रखना चाहिए। ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया, आगे पढ़े थे। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। और K का वैल्यू कितना होता है, K का वैल्यू होता है 1/4πε0, या इसी को बोल सकते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये K का वैल्यू है। ठीक है, आगे बात करते हैं। वही पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, एक चीज़ और समझिएगा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी होने का मतलब क्या है कि इसको आप सिंपल अलजेब्रा के रूल से जोड़ सकते हैं। यानी कि कहीं पे 4 वोल्ट है और कहीं पे 3 वोल्ट है, जोड़िएगा तो 7 वोल्ट हो जाएगा। वेक्टर नहीं है, वो स्केलर है। स्केलर का यही खासियत है कि आप उसको सिंपली जोड़ सकते हैं आराम से। पोटेंशियल डिफरेंस का बात करें तो इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु यानी कि ए से बी ले जा रहे हैं, तो उस वहाँ पर जो कार्य होगा, जो वर्क करना पड़ेगा, उसको बोलेंगे विभवांतर। क्या बोलेंगे, विभवांतर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, VAB = VA - VB, यानी कि ए का पोटेंशियल माइनस बी का पोटेंशियल, दोनों को माइनस कर देंगे तो AB का विभवांतर हो जाएगा। अब देखिए, यदि किसी सतह पर विभवांतर का मान 0 होता है, मान लीजिए A और B में विभवांतर 0 है, यानी कि VA = VB, क्या होगा, देखिए अगर विभवांतर 0 है यानी कि VA - VB क्या है, 0 है, यानी कि VA = VB होगा, तभी ना दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तभी ना पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। इसका अर्थ है कि सरफेस के सभी बिंदु पर विभव का मान समान है। इस सरफेस को इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं, यानी कि ऐसा जगह जहाँ पर सब जगह पोटेंशियल समान है, उसको क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब जैसे एग्जांपल कार का सील्ड वाला हम लोग एग्जांपल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए हॉलो कंडक्टर 0, एक कंडक्टर है, उसके बीच में हम बताए थे चार्ज सब उसका बाहर में रहता है, तो अंदर में आपका चार्ज जो है, नेट चार्ज 0 होता है। नेट चार्ज Q जो है अंदर में वो 0 होगा, चार्ज 0 होगा। चार्ज 0 होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। चूंकि पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, इसलिए इसके अंदर का जितना भी सरफेस है उसको बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस, समान विभव वाला सतह। बट पोटेंशियल इनसाइड इट सेम एट ईच पॉइंट। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा लेकिन पोटेंशियल हर जगह सेम होगा, अतः इसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस माना जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर विभवांतर क्या है, 0 है। अब ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट समझते हैं।
ओपन सर्किट किसको बोलते हैं, क्लोज्ड सर्किट किसको बोलते हैं, खुला परिपथ। ओपन सर्किट यानी कि खुला परिपथ, जब सेल से धारा नहीं ले रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर बैटरी लगा हुआ एक बात बोलते हैं, बैटरी लगा हुआ है। अब यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया आपने, क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया, और यहाँ पर दे दिया आपने स्विच अगर बंद है तो क्या इससे करंट निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सर्किट क्या है, ओपन है यानी कि खुला है अभी, सर्किट अभी ओपन है। लेकिन वही स्विच अगर ऑन कर दे, स्विच ऑन तो बल्ब जल जाएगा, यानी कि अब उस सर्किट से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। जब सेल से धारा प्रवाहित होने लगेगी इसको क्लोज सर्किट, बंद परिपथ बोलेंगे। ठीक है, यानी कि जब स्विच ऑन है, यानी कि यहाँ पे क्या है, स्विच ऑन है, बल्ब जल रहा है, पंखा जल रहा है, उसको क्लोज सर्किट बोलेंगे। लेकिन जब सेल से धारा नहीं ले रहा है तो वहाँ पे ओपन सर्किट बोलेंगे। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल क्या होता है। विद्युत वाहक बल क्या है, खुले परिपथ में, ये हमेशा विद्युत वाहक बल खुला परिपथ में होता है, और टर्मिनल पोटेंशियल बंद परिपथ में होता है। दोनों में अंतर यही है। ईएमएफ जो है इसको शॉर्टकट में ईएमएफ बोलते हैं। ईएमएफ हमेशा ओपन सर्किट में होता है और टर्मिनल पोटेंशियल क्लोज सर्किट में होता है। तो खुले परिपथ में आवेश को घुमाने के लिए किया गया कार्य विद्युत वाहक बल होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है। इसके बाद अगर मान लीजिए ये स्विच अभी ऑफ है, तो यहाँ पर आप जब वोल्टमीटर लगाइएगा, जो आपको वोल्टेज बताएगा वो होता है ईएमएफ। यानी कि सर्किट अभी बंद है, उस समय जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस है इस टर्मिनल के बीच में, इस दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो डिफरेंस है वोल्टेज का, वो होता है ईएमएफ। लेकिन जब सर्किट स्विच ऑन कर दिए, बल्ब जल गया, उस समय जो आपको वोल्टेज दिखाएगा वो होता है टर्मिनल वोल्टेज। यानी कि बंद परिपथ में आवेश को घुमाने में किया गया कार्य टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर बोलते हैं। यानी कि ऐसा मीटर जो वोल्टेज को मापे उसको वोल्ट मीटर बोलते हैं। अब समझिएगा, हम बताए थे करंट मापने के लिए क्या था, दो था, एक था आमीटर और एक था गैल्वेनोमीटर। हम बताए थे ये गैल्वेनोमीटर ऐसा चीज़ है, इससे हम लोग आमीटर भी बना सकते हैं, इससे वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं। गैल्वेनोमीटर से आमीटर भी बन सकता है और वोल्ट मीटर भी बन सकता है। आगे बताएंगे कैसे बनेगा। ठीक है, आप समझिए, अगर कहीं आपको लिखा हुआ है 220 वोल्ट डीसी ये लिखा हुआ, यानी कि डीसी अगर लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 220 वोल्ट है। यानी कि जो वो लिख रहा है वही उसका मैक्सिमम वैल्यू है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कहीं 220 वोल्ट एसी लिखा हुआ है, यानी कि उसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो उससे √2 टाइम्स ज़्यादा होगा, क्योंकि जो भी एसी में लिखा हुआ रहता है वो उसका आरएमएस वैल्यू लिखा रहता है, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान का मान दिया रहता है। तो वर्ग VRMS जो होता है उससे जो मैक्सिमम वोल्ट, जैसे देखिए मान लीजिए हम लोग इसको लेते हैं, ये ग्राफ हम लोग ले लिए, ये मैक्सिमम मान कुछ और होगा V0, यहाँ नीचे भी V0, ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा। लेकिन ये जो मैक्सिमम मान है ग्राफ में जो मैक्सिमम मान है वोल्टेज का, उससे कम होता है V0/√2, इसी को बोलते हैं VRMS। VRMS जो होता है वो V0/√2 होता है। तो जब V0 निकालेंगे तो VRMS में √2 से गुना कर देंगे, यानी कि RMS वैल्यू से √2 में गुना कर देंगे। ये जो 220 वोल्ट दिखा रहा है वो उसका RMS वैल्यू है। तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो जाएगा, √2 का वैल्यू हो जाएगा 1.414 और 220 वोल्ट, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 310 से 311 वोल्ट के बीच में आएगा। यानी कि हम लोग को दिखा रहा है 220 लेकिन लग रहा है 310, झटका ज़्यादा लगेगा। यानी कि AC इज़ मोर डेंजरस। देखिए DC कहाँ पर डेंजरस है, क्योंकि ये चिपका लेता है, हम लोग को चिपका लेता है, तो हम लोग चिपके रह जाएंगे तो मर जाएंगे। लेकिन AC क्यों डेंजरस है, क्योंकि 220 वोल्ट लिखा हुआ है तो वो आपको झटका ज़्यादा देगा, 310 का झटका देगा, इसीलिए AC यहाँ पर डेंजरस है। तो कहीं AC डेंजरस है, कहीं DC डेंजरस है। क्यों डेंजरस है वो आपको समझ में आ गया। लेकिन चूंकि ये चिपका लेता है इसलिए DC जो है वो ज़्यादा डेंजरस है। AC आपको धक्का देकर बाहर फेंक देता है तो आप चिपकेंगे नहीं, यानी कि एक बार झटका लगा, अगर बच गए तो बच गए। लेकिन DC में क्या है, झटका धीरे का भी लगेगा तो आपको ज़्यादा देर तक चिपकाए रखेगा, इसलिए आप झटका लगते रहेगा, आप मर जाइएगा। DC ज़्यादा डेंजरस है। अब आते हैं कैपेसिटर, यानी कि संधारित्र। कैपेसिटर का काम है चार्ज को स्टोर करना, इसको हम लोग समझते हैं। ये कैसा इक्विपमेंट है कैपेसिटर, जो पंखे वंखे में लगा रहता है, ठीक है, जिसको कंडेंसर भी बोलते हैं। पंखा में लगा रहता है कंडेंसर,
है ना, कंडेंसर, वो कैपेसिटर ही है। तो कैपेसिटर को पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में, अच्छे से समझते हैं। कैपेसिटर क्या होता है कि कैपेसिटर दो टर्मिनल वाला विद्युत उपकरण है, इलेक्ट्रिक उपकरण है, जो आवेश के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है, एनर्जी स्टोर करता है, या कह दीजिए चार्ज स्टोर करता है, चार्ज। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर दो प्लेट होगा, दो प्लेट, एक होगा प्लेट 1, एक प्लेट 2, और इस दोनों के बीच में या तो वैक्यूम रहेगा, निर्वात रहेगा, या तो कोई डाई इलेक्ट्रिक रहेगा जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के होता है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यानी कि यह दो टर्मिनल वाला विद्युत उपकरण है, यानी कि दो प्लेट है, ठीक है, जो आवेश के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। यह दो इलेक्ट्रिक कंडक्टर से मिलकर बना होता है, जिसको प्लेट 1 प्लेट 2 बोलते हैं, जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होता है। ये दूरी पर स्थित है और इसके बीच में कुछ मटेरियल रहेगा। चालकों के बीच का स्थान या तो निर्वात रहेगा, या तो परावैद्युत या डाइइलेक्ट्रिक नामक किसी विद्युत रोधी पदार्थ से बढ़ा जाता है। देखिए, डाई इलेक्ट्रिक के बारे में बोले तो इसको हम लोग इंसुलेटर, विद्युत रोधी पदार्थ नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा उससे अंतर होता है। जैसे देखिए, डाइइलेक्ट्रिक होता क्या, उसके बाद समझ लेते हैं। डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है, इसकी चालकता आइडियली शून्य होती है, यानी कि समझिए ये विद्युत को प्रवाह नहीं करता है। यानी कि अगर एक यहाँ पे कोई डाइइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, एक स्थान को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो दूसरा स्थान गर्म होगा, ये जरूरी नहीं। तो सॉरी, गर्म बोल रहे हैं, सॉरी, एक स्थान पर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो दूसरे स्थान पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है ये। लेकिन ये इंसुलेटर से अलग है, क्योंकि इंसुलेटर से बिल्कुल अलग काम करता है। इसको सामान्यतः के से दिखाते हैं, डाइइलेक्ट्रिक को के से दिखाते हैं, जैसे ग्लास, माइका, प्लास्टिक, ऑयल, ये सब हो जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए आप दो चार्ज है Q1 Q2, ठीक है, इसके बीच में दूरी R है, तो फोर्स क्या लगता है, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। और K का वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0। ये एप्सिलॉन नॉट है, इसका मतलब ये दर्शा रहा है कि बीच में माध्यम क्या है, निर्वात है, निर्वात है। अगर यही माध्यम कोई डाइइलेक्ट्रिक होता तो 4πK हो जाता। के क्या है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, वही डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। जैसे वैक्यूम या एयर का बात करें तो के का वैल्यू 1 होता है, और यही वाटर का बात करें तो के का वैल्यू 11 होता है। हम लोग पढ़े हैं वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, प्योर वाटर। हम लोग जो वर्षा का पानी यूज करते हैं उसमें तो मिनरल्स भी मिला हुआ रहता है ना, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अगर आप डिस्टिल्ड वाटर का बात करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। उस वाटर की मैं बात कर रहा हूँ, उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट सबसे ज़्यादा होता है 81। तो आपको वाटर का और वैक्यूम का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। तो डाई इलेक्ट्रिक वही चीज़ है, ये इंसुलेटर के जैसा ही काम करती है, लेकिन उससे अलग होती है। क्या अलग होती है, ये फोर्स बढ़ा देती है। जैसे कि बताए थे Q1 Q2, इसके बीच में कोई डाइइलेक्ट्रिक है जिसका कांस्टेंट K है, तो फोर्स लगेगा 1/4πK Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यहाँ एप्सिलॉन नॉट की जगह K हो जाएगा। तो ये फोर्स का वैल्यू को बढ़ा सकती है या घटा सकती है। अगर डाइइलेक्ट्रिक का वैल्यू ज़्यादा है तो फोर्स घट जाएगा। अगर डाइइलेक्ट्रिक का वैल्यू कम है तो फोर्स बढ़ जाएगा। जैसे निर्वात में फोर्स ज़्यादा होगा, डाइइलेक्ट्रिक डाल देंगे फोर्स कम हो जाएगा। चार्ज के केस में उल्टा होता है, कैपेसिटर के केस में अगर आप कोई डाइइलेक्ट्रिक डालते हैं तो उसकी आवेश को स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसीलिए हम लोग निर्वात भी रख सकते हैं या कोई डाइइलेक्ट्रिक का यूज भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसके बीच में पानी भर देंगे तो ये चार्ज को ज़्यादा स्टोर कर पाएगा, लेकिन पानी नहीं भरते हैं। ज़रूरी नहीं कि सब जगह पानी भरे, पानी हार्मफुल है, मतलब वहाँ पे आपको हार्म कर सकता है, लीक कर सकता है। इसीलिए वहाँ पे कुछ और मटेरियल भी भर सकते हैं, डाइइलेक्ट्रिक की जगह पानी नहीं कुछ और भी यूज कर सकते हैं। तो चालकों के बीच का जो स्थान है, निर्वात या परावैद्युत नामक किसी विद्युत रोधी पदार्थ से भरा जा सकता है। ये जो कैपेसिटर है, जिसको संधारित्र बोलते हैं, इसके चार्ज स्टोर करने की क्षमता को हम लोग इसकी कैपेसिटेंस बोलते हैं या धारिता बोलते हैं हिंदी में, कैपेसिटेंस। ठीक है, और इस कैपेसिटेंस का अगर बात करें, ठीक है, तो वो कैसे दिखाते हैं, देखिए Q जो होता है, चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यहाँ पर जितना हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं ना, वोल्टेज अगर ज़्यादा होगा तो इसमें चार्ज भी स्टोर ज़्यादा होगा। ये वोल्टेज से यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलप होता है। अगर V का मान बढ़ा देंगे तो यहाँ पर चार्ज का मान भी बढ़ जाएगा, यानी कि चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो Q बराबर CV होता है। और ये जो C है, ये C क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D। ये एप्सिलॉन नॉट क्यों है, ये निर्वात के लिए है, निर्वात के लिए। अगर यही डाइइलेक्ट्रिक हो जाएगा तो यहाँ पर K हो जाएगा, KA/D। K क्या है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, समझ गए। डाइइलेक्ट्रिक का काम ही यही है, वो कैपेसिटेंस C का वैल्यू बढ़ा देता है। आगे बात करें, C को बोलते हैं कैपेसिटेंस यानी कि धारिता। इसका यूनिट का बात करें तो यूनिट देखिए क्या होगा, इसको V को इधर ले आएंगे तो इसका हो गया कूलम, इसका हो गया वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, या इसी को हम लोग फैराड भी बोलते हैं। आपसे कभी पूछेगा धारिता की ऐसा यूनिट क्या है, तो फैराड।
फैराड या फिर कूलॉम पर वोल्ट, दोनों में से जो बोलिए। अच्छा ये बताइए, अगर यहाँ पर जो मटेरियल यूज किए हैं, क्या इसका आकृति बदलेंगे तो कैपेसिटेंस बदलेगा? हाँ बदलेगा। जैसे यहाँ पे सिंपल प्लेट है, ये प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं इसको। ये दोनों प्लेट पैरेलल है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पर अगर सिलेंडर का यूज कर दें दोनों जगह तो क्या बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग स्फेयर का यूज कर दें दोनों तरफ तो बदलेगा? तो भी बदलेगा। यानी कि इसका मटेरियल अगर बदल देंगे, उसका साइज शेप बदल देंगे तो चार्ज स्टोर करने की क्षमता भी बदल जाएगी। यानी कि सी का मान चालक के आकार और आकृति पर निर्भर करता है, साथ ही सराउंडिंग मीडियम पर भी डिपेंड करता है। उसका मीडियम क्या है वो तो बोल रहे डाइलेक्ट्रिक पर डिपेंड करता है। ये जो फैराड है इसका यूनिट, ये एक फैराड कोई भी कैपेसिटर स्टोर नहीं कर सकता। यानी कि हमारा पृथ्वी भी एक फैराड चार्ज को स्टोर नहीं कर सकता है, एक फैराड स्टोर नहीं कर सकता है। एक फैराड प्रैक्टिकली बहुत बड़ा यूनिट है, इसीलिए हम लोग जो कैपेसिटेंस है उसका यूनिट को फैराड से नहीं बल्कि माइक्रो फैराड या पीको फैराड से दर्शाते हैं। एक माइक्रो फैराड होता है 10⁻⁶ फैराड या एक पीको फैराड होता है 10⁻12 फैराड। नैनो फैराड भी हो सकता है 10⁻9 फैराड। ठीक है, तो फैराड यूनिट बहुत बड़ा है, इसलिए हम लोग छोटा छोटा दिखाते हैं। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर पैरेलल प्लेट है, इसके जगह अलग अलग मटेरियल यूज करेंगे तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए यहाँ पर कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेयर, अगर यहाँ पर प्लेट की जगह स्फेयर यूज कर दे तो क्या होगा? तो सी का वैल्यू हो जाएगा 4πε0 r, यानी कि सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस पर हो जाएगा। यानी कि जितना बड़ा सर्कल होगा, स्फेयर होगा, उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, स्फेयर का रेडियस पर डिपेंड करने लगेगा। 4πε0 तो कांस्टेंट है, तो यानी कि सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अगला देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं, ये ε0 a/d, ठीक है। अब यही फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल है, ठीक है, ये आइसोलेटेड स्फेयर है, ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, दोनों अलग है। इसका हो जाएगा 4πε0 ab/a-b। अब देखिए ab/a-b क्या है? मान लीजिए यहाँ पर ऐसे है, तो ए हो गया अंदर का रेडियस, बी हो गया बाहर का रेडियस, ऐसे करके समझिए। ए क्या हो गया? इनर रेडियस, बी हो गया बाहर का रेडियस, ठीक है। उल्टा हम लिख दिया शायद, हाँ उल्टा लिख दिया है। क्यों? क्योंकि देखिए ए में से बी को घटा रहे, यानी कि ए बड़ा है, ए आउटर होगा, उल्टा लिख दिया। देखिए ये होगा ए, ये होगा बी, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा थोड़ा सा। और बात करते हैं यहाँ पर फॉर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में अगर एल इसका लंबाई है तो क्या हो जाएगा? 2πε0 l/log b/a, log b/a। तो देखिए इसको आपको याद नहीं रखना है, इसमें केवल याद रखना है आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ये वाला सिर्फ यही पूछता है और कुछ नहीं पूछता है। अब देखिए, हम लोग रेसिस्टेंस का पहले पढ़े थे, रेसिस्टेंस को पैरेलल में भी जोड़ सकते हैं, सीरीज में भी, ठीक है। अभी नहीं पढ़े हैं लेकिन आपको पढ़ना है, आगे पढ़ना है, अगला क्लास में पढ़ेंगे। मान लीजिए रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, R1 R2 R3, ठीक है। और ये है रेसिस्टेंस R1 R2 R3। दो तरीका है रेसिस्टेंस को जोड़ने का। पहला वाला जो तरीका है इसको बोलते हैं सीरीज में जोड़ रहे हैं, यानी कि श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि समांतर क्रम। देखिए, जब भी किसी रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे इसका एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सबको जोड़ दीजिएगा तो उसके बराबर आ जाएगा। R1 R2 R3 जितना भी होगा सबको जोड़ दीजिएगा तो वो सीरीज में आता है। लेकिन पैरेलल में क्या आ जाएगा? 1/R1, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ अगर R1 है, R2 है, यहाँ R3 है, तो ये पैरेलल में आपको ऐसे जुड़ता है। लेकिन कैपेसिटर में इसी का उल्टा होता है। अगर कैपेसिटर सीरीज में है, कैपेसिटर सीरीज में जोड़े हैं, मान लीजिए, अब कैपेसिटर का दिखाते हैं। कैपेसिटर में इसका जस्ट उल्टा होगा। कैपेसिटर अगर C1 C2 C3 है, इसको सीरीज में जोड़े हैं तो पैरेलल वाला जो रेसिस्टेंस है वो फॉलो करेगा, यानी कि 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3 ऐसे जुड़ेगा। और पैरेलल में भी ये उल्टा जुड़ेगा, पैरेलल में ये सीरीज वाला काम करेगा, यानी कि जो रेसिस्टेंस में हम लोग नियम पढ़े उसका जस्ट उल्टा। इसमें क्या होगा? C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि रेसिस्टेंस में उल्टा होता है। रेसिस्टेंस में अगर आप सीरीज में जोड़िएगा तो R बराबर क्या होता था? R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पर 1/R इक्विवेलेंट क्या होता था? 1/R1
1/R2 1/R3, मतलब उसका जस्ट उल्टा होता है। तो कैपेसिटर का कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ देता है, और इससे रिलेटेड प्रश्न हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, अगले वीडियो में। ठीक है, तो अभी हम लोग का कैपेसिटर तक समाप्त हो गया है। अब ओम्स लॉ वगैरह जो है, ये ओम्स लॉ, ये हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे। ओम्स लॉ से लेकर पूरा रेजिस्टेंस को कैसे कैसे जोड़ते हैं, वो सारा हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।